खैर बाजार की गिरावट तो इस बीच बढ़ ही रही है, लेकिन इस बीच हमने हिरन वैद्य से भी बातचीत की है। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं मार्केट के बारे में। एलमाइटी कैपिटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर एंड सीईओ हैं इटिना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालमे के साथ उनकी बातचीत हुई है। आइए सुन लेते हैं अहम अंश। 10% करेक्शन एक ज़बरदस्त करेक्शन है। सब की उम्मीद ये थी कि एक लास्ट पूरा शेयर बाज़ार में बचा है और शेयर बाज़ार का जो अच्छा साल है, गुड ईयर विल बिकम अ ग्रैंड ईयर, बट नाउ इट इज़ बिकमिंग स्लाइटली सबड्यूड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। व्हाई इज दैट? तो सही बात है। सबको ये लगता है कि अगर पिक्चर अच्छी शुरुआत हुई तो एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बट मार्केट्स का ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट अपने चाल से चलती है। मेरे हिसाब से आई थिंक दो चीज हुई। एक तो ये ओमिक्रॉन वायरस का जो नया वेव शुरू हुआ, खैर सबको ये लग रहा था कि ठीक है, 2 वेव देख लिए तो तीसरा वेव भी देख लेंगे, इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पैक्टफुल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैनिक नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने वापस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जोर से तो फिर वापस सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट एक खराब हुआ है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फेड बहुत ही हॉकिश हो गया, पहले बहुत ही डविश था, फिर बहुत ही हॉकिश हो गया, और ये सब जब भी चीजें होती हैं तो मैक्रो मूव्स बड़े आते हैं, तो कोई ये देखता नहीं है कि आपके फंडामेंटल्स क्या हैं क्या नहीं है। और जनरली ऐसे जो टर्न होते हैं, मैक्रो टर्न्स, वो एक कारण बन जाती है कि जहां जहां ओवर वैल्यूएशन है वहां पे, और जहां पे से थोड़ा स्पेक्युलेटिव फर्वर ज्यादा है वहां पे करेक्शन आ जाता है। तो मुझे लगता है वही हो रहा है, बट मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है। ये हर एक बुल मार्केट में सीवियर करेक्शंस आते हैं बीच में, जो लोग पेशेंस और कन्विक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से वही है। इट इज गोइंग टू टेस्ट आवर पेशेंस एंड कन्विक्शन, बट मेरे मन में कोई ऐसा संदेह नहीं है। मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है, करेक्शन आ रहा है, और वजह अपन करेक्शन की वजह अपन कोई भी ढूंढ सकते हैं, और हमेशा किसी ना किसी कारण को हम बकरा बनाते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि एक करेक्शन की जरूरत थी और वो करेक्शन हो रहा है। हिरेन, अचानक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर एफआई सेलिंग चलती रही तो हो सकता है खराब दिसंबर के बाद खराब जनवरी भी हो। कुछ कह नहीं सकते। एफआई तो काफी टाइम से बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से एफआई अभी क्या है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक होमोजीनियस इन्वेस्टर नहीं है। इसमें लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर भी हैं, हेज फंड्स भी हैं, और बहुत सारा पैसा अभी ईटीएफ्स में भी आता है, जो वैल्यूएशन ना देखता है आने के समय, ना वैल्यूएशन देखता है जाने के समय। वो जो कॉल लेते हैं वो मैक्रो कॉल लेते हैं। तो आई थिंक एक जो मेरे हिसाब से जो एफआई की सेलिंग है वो एक एडजस्टमेंट, ग्लोबल एसेट एलोकेशन एडजस्टमेंट हो रहा है, कि सबको लग रहा है कि नहीं, अब लिक्विडिटी थोड़ी सी इंक्रीमेंटली टाइट हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। तो जो इमर्जिंग मार्केट को अक्सर लोग रिस्क एसेट्स कहते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो वहां पे से थोड़ा सा एलोकेशन हट सकता है। तो ये जो मैक्रो शिफ्ट्स हैं वो हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं निकुंज, की अगर आप 2004 और 2006 के बीच में फेड ने तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था, उस समय एक्चुअली निफ्टी 45% डॉलर टर्म्स में ऊपर गई थी। और दूसरा, जब भी उन्होंने किया था, टेपर टेंट्रम की बात शुरू हुई थी 2013 में, लेकिन फाइनली जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उन्होंने 2016 से लेके 18 में। और 2016 से 18 में जब रेट बढ़ाए तब भी निफ्टी ने और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दी थी, क्योंकि जनरली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वो जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तब बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से ये एक एडजस्टमेंट पीरियड हो जाने के बाद मुझे लगता है कि ये बुल मार्केट वापस रिज्यूम होगी।
and you know, we have to go through this. We don't have a choice, right? So you have to be very clear why you are invested and for what reason and in what stocks you are invested. And once you are very clear about why and in what stocks you are invested, then you know this is all part and parcel of the game. तो हिरेन, इस करेक्शन के बाद क्या रणनीति चेंज करनी चाहिए? शुड पीपल स्विच आउट ऑफ लेट्स से आईटी कंज्यूमर नेम्स एंड गो टू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल्स? बिकॉज शेयर बाज़ार में गिरी हुई चीज़ में वैल्यू मिलती है, बढ़ती चीज़ में वैल्यू नहीं लगती है. जब मोमेंटम था तो आईटी भी अच्छा चल रहा था, कंज्यूमर भी अच्छे चल रहे थे, मगर अब जो गैप है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. तो निकुंज, इसमें ऐसा है कि एक कहावत है मार्केट में कि नए रेस का नया घोड़ा, राइट? और एक चीज बहुत क्लियर है कि कोविड के बाद जो बुल मार्केट शुरू हुई उसका एक सेक्टर क्लियरली जो नया घोड़ा था वो है टेक. एफएमसीजी और फार्मा बढ़े इनिशियल फेज में 2020 में, लेकिन फिर थोड़ा सा बढ़ के वो एक साइडवेज करेक्शन फेज में चले गए, कंसोलिडेशन फेज में चले गए, और ये बढ़ता रहा, आपका टेक्नोलॉजी बढ़ता रहा. तो ये इंटरनल साइकिल्स आते हैं. अब मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रखना चाहिए. बैलेंस इस तरीके से कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उसमें आपका निवेश होना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन है जिस वजह से ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है. तो आई वुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज दे हैव गॉन अप you should now get out, switch out of them and get into sectors which are underperforming. जैसे बैंक्स सब तेजी में है प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन प्राइवेट बैंक्स continues to underperform the निफ्टी. तो कोई वजह होगी जिस वजह से होगी. तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस, आपको एक बैलेंस रखना चाहिए कि जहां पे एक्सेसिव पेसिमिज्म हो जाए बिकॉज ऑफ दिस, तो मुझे लगता है वहां पे भी थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग करना चाहिए. लेकिन आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो उनमें से निकल जाने का कोई मुझे मतलब नहीं लगता है, क्योंकि कोई वजह होती है उनकी स्ट्रॉन्ग रहने की. तो होता यह है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर सबसे लास्ट में गिरते हैं और जब मार्केट वापस सुधर जाती है तो सबसे फर्स्ट बढ़ जाते हैं. तो ये जो साइकिल्स चेंज होनी है, और मुझे लगता है कि आगे जाके कैपिटल गुड्स है या बैंक्स हैं ये भी अच्छा करेंगी. लेकिन बैंक्स, मुझे लगता है कि बैंक्स में भी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक डी रेटिंग हो रहा है ओवरऑल सेक्टर में. रिलेटिवली देयर आर सम बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो अच्छा कर रही हैं, जहां पे मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि ये डिजिटली सुपीरियर हैं एंड दे कैन कम्पीट विद द फिनटेक्स वेरी वेल. और जो बाकी बैंक्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे इनको थोड़ी सी कंपेटिटिव एज में उनकी तकलीफ आ सकती है. तो ये हमेशा होता है, ये जब कोई नया थ्रेट आता है तो सेक्टर इनिशियली चलता नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है सब कुछ. तो ये जो फिनटेक का डर है वो भी मुझे लगता है 6-12 महीने में सेटल हो जाएगा. और फिर इसमें कंपटीशन तो है ही, रिलेटिव विनर्स और लूजर्स भी होंगे, और फिर उस हिसाब से नेक्स्ट साइकिल में बैंक्स भी चलेंगे. जैसे हुआ था एफएमसीजी में, इफ यू रिमेंबर, जब पतंजलि आया था तो सबको डर था, सब एफएमसीजी स्टॉक्स डीरेट हो गए थे, सबको डर था कि ये आएगा, ये डिसरप्शन करेगा. और अगर आपको पता है तो आई थिंक अ गुड 12 मंथ्स, 12-15 महीना एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चले, और पतंजलि आया, उसने अपना डिसरप्शन किया, उसने 10,000 करोड़ की टर्नओवर कर ली. अब सब सेटल हो गया, अब कोई बात नहीं करता, अब कोई डरता नहीं है. और फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उन्होंने भी अडेप्ट किया सिचुएशन को, वो भी अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेके आए और उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई. तो वैसे ही ये सेक्टर में भी होने वाला है कि हर एक सेक्टर में एक डिसरप्शन आता है, लोग घबराते हैं, थोड़ा सा डी रेटिंग होता है, थोड़े विनर्स लूजर्स निकलते हैं, और इसी में आपको ध्यान रख के अपने बेट्स लेने पड़ेंगे. तो आई थिंक यही होगा आगे जाके. ये बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि नियर टर्म के अंदर एक मैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उनकी राय है कि भाई
पिछली बार जब मार्केट ने इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था वह था 2017 में, और उसके बाद 2018 में हमने देखा ब्रेथ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था. तो मार्केट डिड ओके, इंडेक्स डिड ओके, बट ब्रेथ डिड नॉट डू वेल. डू यू थिंक इन 2022 वी कुड बी इन अ स्टेज वेयर ओनली few names do well? हम पोलराइजेशन जो हमने देखा था 2018-19 में, आर वी गोइंग बैक टू दैट काइंड ऑफ एन मार्केट? नहीं, मेरे हिसाब से निकुंज ये 2018 और खास करके 2019 का जो पोलराइजेशन था वो बहुत ही एक्सट्रीम था, जो मैंने अपने 25-30 साल में कभी देखा नहीं था कि इतना एक्सट्रीम पोलराइजेशन होगा, राइट? क्योंकि ये कोई अलग वजह से हुआ था, जो IL&FS के बाद जो मॉनेटरी टाइटनेस हुई थी और एक्सट्रीम एवर्जन टू एनीथिंग अदर देन टॉप 10-15 कंपनीज, ऐसा समय भी आया था. और मार्केट्स में यू कैन नेवर से नो, बट मुझे लगता है कि ये साइकिल थोड़ी अलग रहेगी. आई थिंक ब्रेथ काफी इंप्रूव हुई है, और ब्रेथ पहले इंप्रूव हुई अगस्त सितंबर 2020 में, और उसके बाद 21 में वापस ब्रेथ इंप्रूव हुई. और मुझे लगता है कि आगे जाके भी ब्रेथ इंप्रूव होगा, क्योंकि काफी सारे सेक्टर जो हैं वो ग्रोथ फेज में आएंगे. काफी इकोनॉमी ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जो 5-5, 10-10 साल तक नहीं चले हैं. काफी सारी बैलेंस शीट्स रिपेयर हो चुकी हैं, काफी डेट सिस्टम से निकल गया है. तो आई थिंक इस बार जब ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में तो ब्रेथ मार्केट में और इकोनॉमी में दोनों में इंप्रूव होगी. हाँ, कोई ऐसा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर निकल सकता है जब आपको लगे कि नहीं एक्सट्रीम रिस्क एवर्जन है, तो पैसा जो है वो एकदम डिफेंसिव सेक्टर्स या डिफेंसिव स्टॉक्स में चले जाता है. लेकिन फिर वो मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना डीप और सस्टेनेबल रहेगा. मुझे लगता है कि ब्रेथ जो एक बार इंप्रूव हुई है वो ब्रेथ बरकरार रहेगी. 1-2 क्वार्टर खराब जा सकते हैं ब्रेथ के लिए, बट ऐसा ओवरऑल मुझे कोई ऐसा अनुमान नहीं है कि मार्केट में ब्रेथ खराब हो जाएगी.